हेलो दोस्तों, केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की किसकी, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, आज सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन देखें। पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप अवेलेबल फॉर्म एवं उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता क्या होती है, मृदा उर्वरकता, सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। दोस्तों, पौधे की वृद्धि यानी कि प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल द्वारा न्यूट्रिएंट्स को किसमें, अवेलेबल फॉर्म में एवं उचित मात्रा में तथा अनुकूलित दशाओं में प्रदान करने की क्षमता होती है। वो क्या होती है, क्या कहलाएगी, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरकता कहलाती है। बात करें दोस्तों, मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक, सॉइल फर्टिलिटी को फैक्टिंग करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनकी बात करें तो ये फैक्टर होते हैं दोस्तों दो प्रकार के। पहला होता है नेचुरल फैक्टर और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल फैक्टर। कौन सा होता है दोस्तों, पहला तो नेचुरल फैक्टर और दूसरा हमारा कौन सा होता है, आर्टिफिशियल फैक्टर। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों पहले नेचुरल फैक्टर के बारे में। तो नेचुरल फैक्टर की बात करें तो पहला है हमारा पेरेंट मटेरियल यानी कि पैतृक पदार्थ। दूसरा है हमारा ट्रोपोग्राफी। तीसरे नंबर पर आते हैं सॉइल एज, मृदा आयु। और चौथे नंबर पर आता है क्या, हमारा क्लाइमेट, जल वायु। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मृदा गहराई, मृदा संस्तरों की गहराई और मृदा प्रोफाइल की गहराई। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, मृदा की क्या भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, सॉइल इरोजन। क्या आ रहा है दोस्तों, सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन। इसके बाद है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सॉइल, यानी कि मृदा में उपयुक्त या अवेलेबल फॉर्म में कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व उपलब्ध हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, आर्टिफिशियल जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो हमारा आर्टिफिशियल फैक्टर में बात करते हैं पहला वाटर लॉगिंग की, यानी जल क्रांति। क्या किसकी दोस्तों, जल क्रांति की। इसके बाद हमारा क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली। तीसरे नंबर पर है सॉइल पीएच। चौथे नंबर पर हमारा है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पाँचवें नंबर पर है दोस्तों चौथे नंबर पर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पाँचवें नंबर पर है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। और छठे नंबर पर है हमारा मेथड ऑफ टाइम ऑफ प्लाउइंग, यानी मृदा में जुताई की विधि और समय। दोस्तों, हमने कल सॉइल फर्टिलिटी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं किसकी, सॉइल प्रोडक्टिविटी की। सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है, बात आती है सॉइल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, यानी तो सॉइल प्रोडक्टिविटी मृदा की प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों, उत्पादकता, यानी कि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएगी दोस्तों, सॉइल प्रोडक्टिविटी। बात करें प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता क्या है, सॉइल प्रोडक्टिविटी है। दोस्तों, एक हेक्टेयर भूमि में कितनी पैदावार हो रही है या कितना अपन को उत्पादन प्राप्त हो रहा है, वो क्या है, उस मृदा की, उस भूमि की उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी। बात करें मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करें
तो दोस्तों इसमें हमारा पहला क्या आता है, मृदा उर्वरकता, सॉइल फर्टिलिटी। दोस्तों हम इन सब का एक एक का डिटेल से अब अध्ययन करेंगे। अगला है हमारा कौन, फिजिकल स्टेटस ऑफ सॉइल, मृदा की भौतिक दशा। तीसरा है लोकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा की स्थिति। और चौथे नंबर पर है हमारा प्रोडक्ट डिमांड, उत्पाद की मांग कितनी है मार्केट में। और पाँचवें नंबर पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यातायात के साधनों। और छठे नंबर पर हमारा क्या आ जाता है, अदर फैक्टर यानी अन्य कारक की बात करते हैं। तो दोस्तों हम इनमें अब एक एक को डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले तो बात किसकी करते हैं, सॉइल प्रोडक्ट फर्टिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं मृदा उर्वरकता की। दोस्तों यदि मृदा फर्टाइल होगी, सॉइल फर्टाइल होगी, तो उसमें न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में क्या होंगे, अवेलेबल फॉर्म में होंगे। अवेलेबल फॉर्म में क्या होंगे, अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट होंगे। और वो न्यूट्रिएंट किसको, क्रॉप को प्राप्त होंगे। तो उससे क्या होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। और यदि मृदा अनफर्टाइल या उर्वरक नहीं है, तो उसकी स्थिति में हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि मृदा हमारी क्या है, फर्टाइल है, तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और यदि हमारी मृदा क्या है, उर्वरक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दोस्तों अब दूसरे नंबर पर बात करने वाले हैं किसकी, फिजिकल स्टेटस ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा की बात करें तो मृदा की भौतिक दशा के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, मृदा स्ट्रक्चर, मृदा का कणाकार क्या है, मृदा का कणाकार क्या है, उसमें जल धारण क्षमता कितनी है। और दूसरे वायु संचार, इन सब ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, फिजिकल कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि मृदा की फिजिकल कंडीशन यानी कि भौतिक स्थिति क्या है, अच्छी है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, हमारा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उच्च होगी। और यदि मृदा की भौतिक दशा यानी फिजिकल कंडीशन क्या है, खराब है, तो उसकी मृदा की क्या प्रोडक्टिविटी घट जाएगी दोस्तों। यानी कि यदि फिजिकल कंडीशन अच्छी है, बेस्ट है, तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और यदि फिजिकल कंडीशन क्या है, ख़राब है, तो दोस्तों क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि फिजिकल कंडीशन के अंतर्गत यदि मृदा में वायु संचार नहीं है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव नहीं रहेंगे, और फिर डिनाइट्रिफिकेशन वगैरह की क्या हो जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो जाएंगी। तो हमारा फर्टिलिटी घट जाएगी, और उसी के साथ क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन भी घट जाएगा। हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, सॉइल लोकेशन की, यानी कि मृदा की स्थिति की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है, शहर के पास वाली मृदा की कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है दोस्तों। और शहर से दूर स्थित मृदा की कीमत क्या होती है, कम होती है। अब ऐसा क्यों है, शहर के पास में यदि मृदा हमारी स्थित है, हमारा खेत है, और उससे अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं, प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसको मार्केट में बेचने के लिए या फिर उसके लिए जो भी अपन यंत्रीकरण है और खाद उर्वरक है, बीज है, उनको लाने ले जाने में पर अपन को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी को क्या दोस्तों, सॉइल प्रोडक्टिविटी को सॉइल लोकेशन भी प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, यदि सपोज कर उदाहरण के लिए अपन बात करें, कोई भी सिटी है और उससे एक खेत तो हमारा 100 किलोमीटर दूर है और एक खेत हमारा 25 किलोमीटर दूर है,
तो दोस्तों 100 किलोमीटर के बजाय 25 किलोमीटर दूर जो खेत है उसमें खाद उर्वरक बीज वगैरह या फिर प्रोडक्ट को मार्केट लाने में क्या होगा, कम खर्चा होगा। जबकि 100 किलोमीटर दूर वाले खेत में क्या हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो अब किसान को बचत किस में रहेगी, 25 किलोमीटर वाले खेत में रहेगी ना। तो ठीक उसी प्रकार क्या मृदा की लोकेशन भी सोइल प्रोडक्टिविटी को क्या करती है दोस्तों, प्रभावित करती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट डिमांड की, उत्पाद की मांग। दोस्तों सीधी सी बात है, यदि मार्केट में उत्पाद की मांग क्या है, ज़्यादा है, उत्पाद की मांग ज़्यादा है तो उससे अपन को क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे अपन को अधिक भाव में या अधिक मूल्य मिलता है। और यदि उत्पाद की मांग नहीं है तो उससे अपन किसान को अधिक मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। तो सोइल प्रोडक्टिविटी भी किससे प्रभावित होती है, प्रोडक्ट डिमांड से प्रभावित होती है। इसके बाद अपन बात करें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें तो सोइल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है, उसको बाज़ार तक पहुंचाने के लिए, मार्केट तक पहुंचाने के लिए अपने पास यातायात की सुविधा कैसी है। यदि खेत से सिटी से दूर अपना क्या है फील्ड है तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए अपन को ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है। और कई स्थानों पर तो क्या होता है दोस्तों, यातायात की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती। और यदि हमारा फील्ड सिटी के पास है तो अपन को आसानी से प्रोडक्ट को मार्केट ले जा सकते हैं। और यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी क्या होगी, अच्छी होंगी। अब अपन इसके बाद अदर फैक्टर्स की बात करें तो अदर फैक्टर में आ जाता है हमारे कीट है, कोई भी पशु है, उनके द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना, तो ये किसके अंतर्गत आता है, अन्य कारकों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, मृदा सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बीच डिफरेंस, इनके बीच क्या डिफरेंस है उसकी हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी के बीच क्या डिफरेंस है। तो बात करते हैं मृदा उर्वरकता की। मृदा उर्वरकता की दोस्तों यदि हम बात करें तो मृदा उर्वरकता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा तथा सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से है। यानी कि सोइल फर्टिलिटी का रिलेशन किससे, सोइल मृदा के द्वारा पौधों को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो उचित मात्रा में और सही अनुपात में उपलब्ध कराने से क्या है संबंधित है, क्या मृदा उर्वरकता। और यदि बात करें सोइल प्रोडक्टिविटी की तो मृदा उत्पादकता किससे संबंधित है, प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है, प्रति हेक्टेयर फसल उत्पादन से संबंधित है। दूसरे डिफरेंस की अपन बात करें तो उर्वरक मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। दोस्तों उर्वरक मृदा फर्टाइल सोइल हमेशा रिप्रोडक्टिव यानी कि फर्टाइल सोइल हमेशा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी कि यदि हमारी मृदाएं क्या है, फर्टाइल है, यदि हमारी मृदाएं फर्टाइल है, उर्वरक है, और उसमें यदि प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे ओलावृष्टि है, ओलावृष्टि है, और पशु एनिमल्स के द्वारा यदि क्रॉप को नष्ट कर दिया गया तो वो क्या है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उत्पादकता कम हो जाएगी। तो हमारी मृदा तो क्या है, फर्टाइल है, उर्वरक है, लेकिन अन्य कारणों, भौतिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण या फिर किसी एनिमल्स के कारण क्या हो जाता है, उत्पादकता कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं मृदा उर्वरक मृदा उत्पादक हो भी सकती है लेकिन नहीं भी, कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन
उत्पादक मृदा क्या होती है? हमेशा उर्वरक होती है दोस्तों। उत्पादक मृदा हमेशा क्या होती है? उर्वरक होती है, फर्टाइल होती है। कैसे? यदि किसी मृदा से या किसी फील्ड से हमको क्या हो गया, उत्पाद प्राप्त हो गया, और वो अच्छी मात्रा में उसकी किसी फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? अच्छी है। क्या है दोस्तों? फील्ड की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो उसमें सीधी सी बात है, यदि मृदा की प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो उसमें वो मृदा क्या थी? उर्वरक थी। और साथ ही भौतिक आपदाओं के कारण या प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा एनिमल्स के कारण क्या हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तभी तो अपन को क्या मिल गया? प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में मिल गया। प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में मिल गया तो उस मृदा में क्या थी? फर्टिलिटी थी, उर्वरकता थी। अगला हम बात करें तीसरे नंबर पर दोस्तों, किसका? मृदा की भौतिक दशा। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति व पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरकता को निर्धारण करता है। दोस्तों, मृदा की जो फिजिकल कंडीशंस हैं, रासायनिक केमिकल लोकेशन है, उसकी रासायनिक स्थिति है, और पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा और उनका संतुलन क्या करता है? मृदा उर्वरकता, सॉइल फर्टिलिटी को निर्धारित करता है। भाई अपनी मृदा कितनी उत्पादक है, वो कितनी फर्टाइल है या नहीं। लेकिन मृदा उर्वरकता परिवहन, व्यय, उपज की मांग, फसल पैदा करने व मृदा उत्पादकता को निर्धारण करती है। यानी कि दोस्तों यहाँ मृदा उर्वरकता नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? तो उत्पादकता आएगा दोस्तों। मृदा उत्पादकता क्या? परिवहन में कितना व्यय हो गया, उपज की मांग, मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी डिमांड है। उसके बाद फसल पैदा करने में व्यय, फसल प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन में अपन को कितना किसान ने व्यय कर दिया, खर्चा कर दिया, वो सब का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सॉइल प्रोडक्टिविटी के द्वारा, मृदा उत्पादकता के द्वारा। क्योंकि मृदा उत्पादकता फील्ड से अपन को जितना क्या हो रहा है, प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, उसी से अपन क्या करेंगे? उसी में से अपन को सॉइल प्रोडक्टिविटी के अंदर, वो सॉइल फर्टाइल के अंदर अपने कितना खर्च कर दिया, परिवहन में कितना खर्च हुआ, और उत्पाद की मांग कितनी मांग ज़्यादा होगी तो अपन को मुनाफा अधिक हो जाएगा, और मांग कम होगी तो अपन को क्या हो जाएगा? मुनाफा कम होगा, लॉस हो जाएगा। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी को। चौथे नंबर पर हम बात करें, मृदा उर्वरकता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है दोस्तों। सॉइल फर्टिलिटी की क्या अपन लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। लेकिन मृदा उत्पादकता की जांच खेत से प्राप्त प्रोडक्शन से ही की जाती है, ये की जा सकती है, न कि प्रयोगशाला में। सॉइल फर्टिलिटी की तो अपन जांच कहाँ कर सकते हैं? प्रयोगशाला में भी जांच कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी जांच अपन कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी की जांच हमेशा किससे होगी दोस्तों? खेत से प्राप्त उत्पादन से ही हो पाएगी, न कि प्रयोगशाला में। दोस्तों, आप सभी एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके बाद किसकी? सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन की, यानी कि मृदा क्षरण और संरक्षण की अपन बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं पहला सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन क्या है, यानी मृदा क्षरण क्या है? तो मृदा के कण मृदा में भौतिक रूप से मृदा कणों का अपने मूल स्थान से हटने की क्या प्रोसेस, क्रिया क्या कहलाएगी? सॉइल इरोजन कहलाएगी दोस्तों। मृदा में क्या कोई भी मृदा पार्टिकल्स है, सॉइल मृदा के कण हैं, वो क्या भौतिक रूप से अपने मूल स्थान से क्या हो रहे हैं? हट रहे हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों?
सॉइल इरोजन कहलाती है। हम बात कर सकते हैं मृदा कणों के अपने स्थान से हटने की क्रिया क्या है, सॉइल इरोजन है। हम उदाहरण के लिए देखते हैं, हमारे पास रेगिस्तान की बात करते हैं तो रेगिस्तान क्या होता है, बड़े बड़े टीले होते हैं और वो टीलों की हम एक दिन देखते हैं और दूसरे दिन पाते हैं कि तेज हवा चल गई, तो उन टीलों का क्या हो जाता है, स्थान परिवर्तन ही हो जाता है। तो वो क्या है, एक तरीके से सॉइल इरोजन है, मृदा क्षरण है। बात करें मृदा क्षरण की, तो मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का। पहला होता है हमारा नेचुरल इरोजन और दूसरा होता है हमारा एसेलरेटेड इरोजन। पहला कौन सा, नेचुरल इरोजन यानी प्राकृतिक क्षरण, और दूसरा है हमारा त्वरित क्षरण। इसको त्वरित क्षरण को अपना आर्टिफिशियल इरोजन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इरोजन, यानी कि कृत्रिम क्षरण भी अपन इसको बोल सकते हैं। बात करें नेचुरल इरोजन की, तो नेचुरल इरोजन में दोस्तों कोई भी सॉइल है, मृदा है, उसके ऊपर क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति स्थित होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मृदा के ऊपर उपस्थित वनस्पति के होते हुए भी क्या होना, मृदा का क्षरण होना क्या कहलाता है दोस्तों, प्राकृतिक क्षरण कहलाता है। यानी कि मृदा को अपन ने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, मृदा के ऊपर जो वनस्पति है वो क्या है, उपस्थित है, अवेलेबल है, और वनस्पति के उपस्थित होने के बावजूद भी यदि मृदा का कटाव हो रहा है तो वो क्या होता है, प्राकृतिक क्षरण, नेचुरल इरोजन कहलाता है। और बात करें अपन त्वरित क्षरण की, तो त्वरित क्षरण में दोस्तों सॉइल से क्या होता है, मृदा के ऊपर अपन ने पशुओं को चराकर या फिर वनस्पति को हटा दिया, या फिर अपन ने क्या कर दी, जुताई कर दी, प्लाविंग की प्रोसेस कर दी, और फिर यदि वहाँ से क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, कणों का या मृदा का ट्रांसफ़र हो रहा है, सॉइल पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा त्वरित क्षरण कहलाता है। यानी कि हमने वहाँ कृत्रिम कार्य कर दिए, हमने या तो वहाँ क्या कर दिया, जुताई कर दी, या फिर हमने पशुओं को चरा दिया, पशु चरेंगे, या फिर खुदाई कर दी। तो पशुओं के चरने से क्या होता है, पशुओं के जो पैरों के द्वारा होता है वो वनस्पति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उससे भी दोस्तों क्षरण को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। हम बात करें क्षरण की, तो हमारा क्षरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। सॉइल इरोजन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला होता है हमारा जल द्वारा क्षरण, क्या होता है दोस्तों, जल द्वारा क्षरण, और दूसरा होता है दोस्तों वायु द्वारा क्षरण। पहला तो किसके द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, और दूसरा होगा हमारा वायु के द्वारा। जलीय क्षरण की अपन बात करें तो डेफिनेशन ऑफ दिस वाटर इरोजन, तो वाटर इरोजन की बात करें तो मृदा के कणों का जल के कारण अपनी मूल स्थिति से हटना या मूल स्थान से हटने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, वाटर इरोजन कहलाती है। तो वाटर इरोजन कहलाती है। अब टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन की यदि अपन बात करते हैं तो ये हमारा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। और हम बात करेंगे अब किसकी, विंड इरोजन की। वायवीय क्षरण की बात करें तो मृदा में या मृदा के कणों का वायु के द्वारा अपने मूल स्थान से हटने की जो क्या होती है, प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों, वायवीय क्षरण कहलाती है। क्या कहलाएगी, वायवीय क्षरण, यानी कि मृदा का वायु द्वारा हटना तो क्या कहलाएगा, वायवीय क्षरण। और यदि जल के द्वारा हट रही है तो वो क्या कहलाएगा, जलीय क्षरण। इसके बाद बचा क्या हमारा दोस्तों, वाटर इरोजन के टाइप्स
उसको प्रभावित करने वाले कारक और विंड इरोजन के टाइप्स और उसको प्रभावित करने वाले कारक, इनकी दोस्तों हम बात करेंगे किसमें, अगली क्लास में, अगली क्लास यानी कि कल हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों आज हमने किस किस की बात कर ली, पहले तो हमने सोइल फर्टिलिटी था उस टॉपिक को क्या किया, रिवाइज कर लिया, और इसके बाद में हम मृदा उत्पादक सोइल प्रोडक्टिविटी की बात की, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन ने क्या की, बात की। और उसके बाद हमने क्या किया, सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच अपने क्या देखा, डिफरेंस देख लिया। और उसके बाद अपने सोइल इरोजन की बात की, टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन की बात कर ली, और फिर इरोजन किन किन के द्वारा होता है उनकी अपन ने बात कर ली। और हम कल बात करेंगे वाटर इरोजन के टाइप्स की, विंड इरोजन के टाइप्स की और उनको प्रभावित करने वाले कारकों की। दोस्तों आप सभी से आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों कल नए वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।